दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसे दो नामों से जाना जाता है। एक हड़प्पा सभ्यता खुद है, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता। आखिर में इन दोनों नामों में क्यों जाना गया, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल इसकी हम खोज देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और ये दोनों ही बस्तियां वर्तमान समय में आधुनिक पाकिस्तान में स्थित हैं। विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया या फिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं तो अधिकांश क्षेत्रों में मतलब जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के लोग जब खुदाई कर रहे थे, खुदाई के दौरान में जो अधिकांश बस्तियां थीं वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई गई। मतलब ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ये नदी है जो यहाँ पे आपकी मानसरोवर तिब्बत की झील से निकलती है और जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो अधिकांश जो बस्तियाँ थी प्रारंभिक अवस्था में जो खोजी गई इस नदी के आसपास के ही क्षेत्रों में पाई गई थी। मतलब देखो जैसे यहाँ पे ये नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई गई थी, जिसके आधार पर जो विद्वान थे उन्होंने ये सोचा कि जो यह सभ्यता है यह केवल सिर्फ और सिर्फ इस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही फैली हुई है। तो जिसके आधार पर इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। लेकिन बाद के कुछ वर्षों में ये सिद्ध हो गया ये सभ्यता केवल सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के आसपास ही नहीं, लगभग संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी, जिसमें पंजाब का कुछ क्षेत्र, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, लगभग इन सभी क्षेत्रों में बस्तियां मिलनी प्रारंभ हो गई। तो ये सिद्ध हो गया कि सभ्यता केवल सिंधु नदी के आसपास ही नहीं, लगभग संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई है। तो जिसके आधार पर इसकी पहली खोजी गई बस्ती जो हड़प्पा थी, जो पाकिस्तान में स्थित है, इसी के आधार पर इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। तो आइए आगे की बात करते हैं हम। अगर इसका खोज हो तो इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, इसके बारे में तो आप जान ही चुके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम कालखंडों की बात करते हैं, मतलब इसका समय तिथि क्या रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो कालखंड की जानकारी के लिए हम जो यंत्र यूज़ करते हैं, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो लोग हैं जो यंत्र यूज़ करते हैं वो होता है C14, जिसे आप कहते हो कार्बन 14 या C14 नाम से जाना जाता है। तो जिसके माध्यम से मतलब जो वस्तुएं मिलती हैं उसका समय निर्धारण होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का को 3 चरणों में डिवाइड किया जाता है, 3 कालों में डिवाइड किया जाता है। जो पहला है पूर्व हड़प्पाई काल या फिर इसे आप आरंभिक हड़प्पा काल कहते हैं, जो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के बीच में था। ये क्या है दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता अपनी विकसित अवस्था मतलब इस समय भी विकास कर रहा होता है। कोई भी सभ्यता है उसको पनपने में कुछ समय लगता है, तो इस समय सभ्यता पनप रही होती है। दूसरा समय होता है इसका पूर्ण विकसित काल, मतलब पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता विकसित हो चुका है। इसका समय क्या था, 1900 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण विकसित काल समझा जाता है। इसके बाद उत्तर हड़प्पाई काल या फिर पत्रंग काल, इसका अंत किस प्रकार से हुआ सब दोस्तों ये, तो हड़प्पा सभ्यता बता दूं मैं आपको, ये बहुत विशालतम बस्ती थी, बहुत विशालतम सभ्यता थी। इसको ख़त्म होने में लगभग 600 वर्ष लग गए, जो लगभग 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। अब आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि ईसा क्या है, ईसा पूर्व क्या है। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। ईसा मसीह आप जानते ही होंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले मतलब पूर्व के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं, जिसको उल्टे क्रम में मतलब गिनती के उल्टे क्रम में मापा जाता है। और ईसा मसीह जन्म के बाद जो लगता है वो ईसा लगता है। तो वर्तमान समय जो हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए या समय के लिए हम ईसा यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी सभ्यता यह रही होगी, लगभग आज से 5000 वर्ष पुरानी है। तो हड़प्पा सभ्यता के अगर निर्वाह के तरीकों की बात करें, मतलब इनका आर्थिक क्रिया क्या था, ये लोग किस प्रकार से अपना भोजन करते थे, किस प्रकार से अपनी आर्थिक क्रियाएं चलाते थे, किस प्रकार से अपना रहन सहन करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख जो व्यवसाय था वो कृषि था। दोस्तों कोई बड़ा वो मुद्दा नहीं है, कृषि वर्तमान समय भी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है। लेकिन हमें ये बात करें तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करते थे या कृषि से जानकारी रखते थे। तो ये यहाँ पे प्रमुख रूप से जो बस्तियाँ मिली हैं, उन बस्तियों के आसपास के क्षेत्रों में हमें कुछ जले हुए अनाज के दाने मिले।
हाँ दोस्तों, इसके स्रोत क्या है, मतलब इनकी जानकारी में कैसे मिली कि लोग कृषि से परिचित रहे होंगे। तो जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों के आसपास के क्षेत्रों में जले हुए कुछ अनाज के दाने मिले हैं। तो जिसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग कृषि करते होंगे। या फिर वहाँ पे कुछ हल के खिलौने भी मिले हैं, कुछ नहर के खुदे हुए साक्ष्य मिले हैं। तो ये लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे, कौन कौन से दाने हमें मिले वहाँ पे, तो गेहूँ, जौ, राई, सफ़ेद चना, तिल या फिर मटर जैसे अनाज के दाने हमें वहाँ से उपलब्ध हुए हैं। तो इसके तरफ कह सकते हैं ये लोग कृषि करते रहे होंगे। दूसरा प्रमुख व्यवसाय इनका पशुपालन था। पशुपालन में ये लोग किन किन बैलों को पालते थे, मतलब क्या क्या पालते थे, तो जैसे देखो दोस्तों, बैल गाँव, ये दोनों में एक साथ लिख दिया हूँ, माफ़ करना। तो बैल, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, सुअर आदि पालते थे। अभी हम बात करें कि इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो कुछ ज़्यादा दोस्तों समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको, बस इतना समझिए वर्तमान समय में भी आप कुछ जानवरों को पालते हैं, हमारे भी कुछ जानवर पालतू होते हैं। तो लेकिन वो जानवर तो बहुत से होते हैं, लेकिन हम पालतू जानवरों में और उन जानवरों में अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अब दोस्तों हम शेर की बात करें, शेर तो भी तो एक जानवर है, परंतु वो पालतू नहीं है। तो उसकी हमें जानकारी कैसे मिली, क्योंकि जो शेर है हमारी मानव बस्तियों में नहीं मिलता, वो कहाँ जंगलों में दूर दराज क्षेत्रों में मिलता है, जहाँ मनुष्य का कोई नामो निशान नहीं होता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य की बस्तियों में जिन जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, मतलब जो मनुष्य की जो बस्तियाँ रही हैं, जो हमने पीछे दिखाया था, बात किया था, उन हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, उन बस्तियों के अंदर जिन जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, तो उसके आधार पर अंदाज़ा लगाया गया है कि ये जानवर पालतू रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। शिल्प तथा उद्योग, मतलब ये लोग प्रमुख रूप से क्या क्या काम करते थे, तो शिल्प मतलब मिट्टी की बनी हुई धातु का उपयोग, मतलब मिट्टी की बनी हुई वस्तु, कुछ खासा, कुछ इसका मतलब हथियार बनाने काम करते थे, सूत ऊन की कटाई बुनाई काम करते थे, आभूषण बनाने काम ये लोग करते थे, मतलब छोटे मोटे पैमाने पर व्यापारी वर्ग में भी यहाँ पे काम चलता था। अब बात करते हैं मनके बनाना। मनके बनाना दोस्तों हड़प्पा सभ्यताई लोगों का एक प्रमुख व्यवसाय था। मनके क्या होते हैं, छोटी छोटी गुड़िया होते हैं, मतलब जो आज वर्तमान समय में आभूषण में उपयोग में लाई जाती है। तो इस समय जो थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। मतलब आपने देखा, मूवीज़ में भी देखा होगा, राजा महाराजा भी उसमें बड़ी बड़ी कंठमालाएँ या फिर बड़े बड़े मालाएँ वगैरह ग्रहण करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे वो मनके बनाना जानते थे। वो मनके किन किन चीज़ों बनाते थे, देखो, नीलम की एक पत्थर है, क्वार्टर्स हो गया, सेलखड़ी हो गई, या दूसरे तांबा, कांसा, सोना जैसी धातुएं, शंख, फयांस या मिट्टी जैसी चीज़ बनाते थे। और इसका जो आकार होता था वो गोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार आदि जैसी स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलता है। क्या हुआ? तो आइए अगला टॉपिक देखें हम, जो हमारा है व्यापार और वाणिज्य। इनके प्रमुख रूप से व्यापारिक क्रिया की बात करें, आर्थिक क्रिया में बात करें, तो व्यापार भी इनका एक प्रमुख व्यवसाय था। तो हम दोस्तों बात करें कि व्यापार की जानकारी हमें कैसे मिलती है या वाणिज्य की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो जो हड़प्पा की जो मोहरें थीं, उस समय हड़प्पा की जो कुछ मोहरें थीं वह मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता में पाई गई है। मतलब समझो दोस्तों, हमें व्यापारिक जानकारी कैसे मिलती है, मतलब ये कोई ए स्थान है, जो ए है, ये बी है, इन दो स्थानों के, मतलब अगर बात करें इनके बीच में व्यापारिक संबंध कैसे रहा होगा, तो अगर ये ए स्थान की वस्तुएं बी स्थान पे मिले और बी स्थान की वस्तुएं अगर ये ए स्थान पे मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध रहे होंगे। तो यही था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की, जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ के मूल निवासियों की जो वस्तुएँ थीं या मोहरें थीं, वो विभिन्न क्षेत्रों में पाई गई थी, जिसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता भी जानते हैं, जो मिस्र की सभ्यता थी प्रमुख रूप से। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं था। यहाँ पे दोस्तों विनिमय प्रणाली चलती थी। अब विनिमय प्रणाली क्या है, आप देखेंगे गांव वगैरह में ये प्रचलन अभी भी है, बरकरार है। किसी एक वस्तु को लेकर के कोई दूसरी अन्य वस्तु देना, ये विनिमय प्रणाली कहलाता है। अगला इनका व्यवसाय कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी क्या है, मतलब देखो, कृषि में थोड़ा तकनीक का यूज़ करते थे लोग। तो जो इनकी तकनीकी पद्धति थी, तो वर्तमान समय में कुछ ऐसी देखने के लिए मिली है, जिसके बारे में हमने कहा कि ये लोग इससे परिचित रहे होंगे। तकनीकी पद्धति क्या थी, उन्होंने खेतों को जोता है हलों के माध्यम से, नहरों किनारे खेती की है, और जिसके साथ साथ में, मतलब जो अगर खेतों में खुदाई करोगे, मतलब हल चलाओगे, तो दो तरह से एक साथ फसलें बो जाती है, समकोण पे एक दूसरे को काटते थे। तो जिसके द्वारा पे लोग परिचित थे, ये लोग खेती करते थे। कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार और इसका रिवीजन मार लेते हैं, रिवीजन देख लेते करके। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निर्वाह के जो तरीके थे, वो कृषि पहला, दूसरा पशुपालन, तीसरा शिल्प तथा उद्योग, चौथा मनके बनाना, पांचवा व्यापार वाणिज्य, और छठा कृषि प्रौद्योगिकी। फिर हम देखते हैं जो है हमारा मेसोपोटामिया। जो मेसोपोटामिया है, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी,
और यह कह सकते हो आप एक हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी रहा था। तो मेसोपोटामिया जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी और लगभग ये पूरे हड़प्पा सभ्यता में यह इसका जो क्षेत्र था वो 125 हेक्टेयर में यह फैली हुई थी। इसकी जो बनावट की बात करें अगर हम दोस्तों, तो यह शहरों में 2 भागों में डिवाइड किया गया था। मतलब शहरी बनावट थी, या शहरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक था दुर्ग, एक था निचला शहर। तो दुर्ग देखें पहले हम, यह शहर के पश्चिमी भाग में बनाया जाता था। इसकी जो संरचना थी यह कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई थी। दुर्ग के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। यह बड़े बड़े भवन थे जो प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, तो इसके अपोजिट में जो निचला शहर था यह पूरब की ओर और नीचे बसाया गया था। लेकिन जो निचला शहर था यह क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत था, काफ़ी बड़ा था। निचले शहर की चारों ओर से दीवारें, मतलब दीवारों को घेरा गया था, इसकी भी किलेबंदी की गई थी। लेकिन यहाँ पे जन सामान्य के लोग निवास करते थे, मतलब स्थानीय जो वर्ग के लोग थे यहाँ पर निवास करते थे। बल्कि दुर्ग में व्यापारिक वर्ग या बड़े बड़े अमीर व्यक्ति निवास करते थे। इसके हम नालों की संरचना की बात करें, उनके माध्यम से समझ सकते हैं कि यह एक छोटा सा केंद्र है और एक बड़ा सा केंद्र है। इसे ही दुर्ग कहा गया है और यह निचला शहर होता था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगला हम देखें तो नालों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में जो नाले और सड़कें थीं, यह सबसे बड़ी इनकी जो विशेषता थी, इनको एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति क्या है दोस्तों, कि जो नाले और सड़कें थीं एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मतलब कुछ इस तरह से इनकी जो बनावट थी कुछ इस तरह से थी। तो खास ये आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, जो आपको बना रहा हूँ मैं, आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आप समझ पाएंगे ग्रिड पद्धति वास्तविक अर्थों में थी क्या। आइए दोस्तों हम जान लेते हैं किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में नालियों का निर्माण किया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता जो नालियाँ थी उनको एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या है, जो सड़कें थी और नालियाँ थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कुछ इस तरह से उनकी आकृति बनाई गई थी। इसके देख सकते हैं आप, मतलब ये कुछ सड़कें हैं जो जा रही हैं, और जो बीच में गैप दिख रहा है वहाँ पे घरों का समूह होता था। तो इसके माध्यम से हवा चलती थी, तो सड़कों की सफाई उन हवा के माध्यम से ही अपने आप हो जाती थी। ठीक है, जो ये नालियाँ थी वह पक्की ईंटों से बनी हुई तथा ढकी हुई होती थी। पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया, फिर उसके अगल बगल घरों का बसाव किया गया। प्रत्येक घर की एक दीवार का नालियों के साथ लगा होना आवश्यक था, तभी घर के गंदे पानी को बाहर निकाला जा सकता था। नालियों को एक हौदियाकार आकृति में बनाया गया था कुछ इस तरह से, जिसके माध्यम से जो गंदा पानी था वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता था, नालियाँ कभी जाम नहीं होती थी। किस प्रकार से, जैसे मान लो यहाँ से कोई नाली आ रही है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ कूड़ा करकट तो यहीं जमा हो जाता था, नीचे दब जाता था और पानी ऊपर से निकल जाता था। अगर कुछ बचा हुआ तो अगले वाले में जमा हो जाता, फिर ऊपर से पानी निकल जाता, जिसके माध्यम से कभी नालियाँ कभी जाम नहीं होती थी। जो गृह स्थापत्य, मतलब हड़प्पा सभ्यता में या फिर मोहनजोदड़ो में घरों की बसावट कैसी थी, घरों को किस प्रकार से बनाया गया था। तो जो प्रत्येक घर के अंदर एक आंगन होता था, जो आप गांव में देखते होंगे, एक आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से वहाँ पे एक आंगन होता था, उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। यहाँ पे जो खिड़कियाँ होती थी वे 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों प्रकार की इमारतें पाई गई हैं। घरों में भूमि तल पर जो कमरे होते थे उसमें खिड़कियाँ नहीं होती थी, परंतु ऊपरी भागों में खिड़कियाँ पाई गई हैं। सभी घरों में बड़े स्नानागार या रसोई घर, शौचालय, कुएँ लगभग मिले हैं। लगभग सभी घरों की ईंटों के फर्श से बनाया गया था। कई मकानों में कुएँ थे और ऐसे कमरे बनाए गए थे जिनके बाहर से आया जा सकता था, जिसका उपयोग राहगीरों के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त कुएं की कुल संख्या लगभग 700 थी। मतलब मोहनजोदड़ो के अंदर जो घर बनाए गए थे, ये समझ लो ये सड़क है, यहाँ पे अगर कोई घर होता था तो जो कुएं होते थे इस रूम में बनाया था, ताकि यहाँ से कोई बाहरी व्यक्ति अगर जाता है तो उसका उपयोग ये यहाँ से कर सकता था। तो कुल मोहनजोदड़ो के अंदर लगभग 700 कुएँ पाए गए। दुर्ग या सार्वजनिक भवन, मतलब जो मोहनजोदड़ो था उसमें कुछ सार्वजनिक भवन पाए गए हैं, जहाँ पे जिनका उपयोग सामुदायिक रूप में सभी लोगों के द्वारा किया जाता था। सार्वजनिक भवनों की बात करें तो इसमें पहला विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार क्या है, आप तो नॉर्मल जानते होंगे, छोटा सा स्नानागार लगभग सभी घरों में होता था, परंतु यहाँ पे एक विशाल स्नानागार भी पाया गया है, जो लगभग एक बहुत काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशालतम, जिसे जलाशय भी कहा गया।
इनका उपयोग सामुदायिक रूप से ये लगभग 10 से 12 लोग या 15 लोग इसमें एक साथ स्नान कर सकते थे। ये किस लिए बनाया गया? कोई तीज त्यौहार होता था या कोई मनोरंजन का त्यौहार या फिर कोई शादी विवाह के समारोह के दौरान इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। इसकी संरचना क्या थी? कुछ ये इस तरह से दिखता था, ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, जलाशय होता था। ये लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा होता था। जलाशय के उत्तरी और दक्षिणी भागों में तल पर सीढ़ियाँ बनी होती थी, मतलब यहाँ से और यहाँ से जाने तक लिए, अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी, इसके माध्यम से लोग अंदर जाते थे। और स्नान का जो पक्की ईंट मतलब जो फर्श था ये वाला, इन फर्शों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। इसमें 3 कमरे होते थे कुछ इस तरह से, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये 3 कमरे बने होते थे। इसमें से एक कमरे में कुआं होता था, ठीक है, जिनमें से कुआं था जिसमें पानी इसके अंदर जाता था, ठीक। तो ये विशाल स्नानागार हो गया। इसके अलावा एक विशाल अन्नागार मतलब कह सकते हो आप माल गोदाम। इसमें क्या है दोस्तों, इसका तो स्ट्रक्चर से पूरा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जो इसका निचला भाग था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था, लेकिन ऊपरा भाग इसकी पूरी तरह से जो ऊपरी हिस्सा था वो लकड़ी से बनाया गया था, ठीक है। तो लकड़ी की जो हिस्सा था वो पूरी दीमक वगैरह जो कीड़े होते हैं वो खा गए थे, परंतु निचला भाग जो बचा हुआ था वो शेष है। इसकी जानकारी कैसे मिली? किसी एक विशाल स्नान पर, मतलब एक कोई विशाल स्थान था, उस स्थान पर बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में अनाज के दाने मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा माल गोदाम रहा होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा आखिर में क्या है मोहनजोदड़ो की विशाल सभ्यता। एक बार देख लेते दोबारा से हम। तो मोहनजोदड़ो किस प्रकार से विशालतम बस्ती थी, इस प्रकार से विशाल सभ्यता थी। 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। शहरी बनावट बहुत विशालतम था। दुर्ग को निचला शहर 2 भागों में डिवाइड किया गया था। नालों का निर्माण काफ़ी अच्छा था यहाँ का। घरों को काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया था। बसावट अच्छी थी। यहाँ पे कुछ सार्वजनिक भवन भी पाए गए हैं, जिसमें आपके स्नानागार और अन्नागार, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी इससे आने वाले भागों में हम इसके आगे की बात करेंगे।